हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर सेकेंड इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेके 1990 1950 से लेके 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, इसको और इम्प्रूव करने के लिए जो भारतीय जो थिंकर्स थे, जो अर्थशास्त्री थे, या मैं कह सकता हूं इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जिससे इंडियन इकोनॉमी थोड़ी डेवलप हो सके। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेके हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जो चैप्टर है उससे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इस चैप्टर के अंदर हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे कि हमारे एम क्या थे, हमारे क्या लक्ष्य थे, जिससे हम कहीं ना कहीं देश को डेवलप कर सके। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि 1950 से लेके 1990 तक विभिन्न जो क्षेत्र थे, जिसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इसमें हमने क्या योजनाएं अपनाई, क्या नीतियां हमने अपनाई, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों और इसकी सीमाओं की हम विवेचना करेंगे। ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। तो शुरुआत में करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन से कि इसकी तो सबसे पहले भारत में योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को क्या करे, ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या दिया बोला गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। लेकिन इन सभी बातों को पढ़ने से पहले या इन सभी चीजों पर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पर, परिचय पर, क्योंकि जब तक आपको पाठ का परिचय समझ में नहीं आएगा आप चैप्टर को अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते। तो चलो सबसे पहले परिचय पे करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदय हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद अब हम अपने भाग्य के विधाता बन गए, मतलब हम अब अपने देश को चलाने के लायक हो गए, ऐसा मानते थे। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे हाथों में आ गया और स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ यह भी तय करना था कि देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली उपयुक्त रहेगी, मतलब देश की इकोनॉमी सिस्टम कैसे चलेगी। इसके लिए भी अब यहाँ के नेताओं को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को यह तय करना था, जो केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी, मतलब पूरे देश के लिए कार्य करे। इस प्रकार की योजनाएं लानी है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। समाजवाद बोले तो सोशल वेलफेयर का काम सबसे अच्छा लगा कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई जाए। किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जिसमें खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। मतलब सोशलिज्म के अंतर्गत जितने भी देश के अंदर जो प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी नीतियां होती हैं सब गवर्नमेंट के अंडर रहती है। वो उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों और उन संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र जो भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों बोलते हैं, थिंकर्स को ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद व समाजवाद की अतिवादी व्याख्या की किसी विकल्प की खोज की। मतलब उन्होंने एक नई खोज करना शुरू किया कि किस प्रकार भारत को आगे बढ़ाया जाए। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति तो थी, मतलब समाजवाद को अपनाना तो चाहते थे, सोशलिज्म इकोनॉमी को लेना तो चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। मतलब जहां पर कम से कम गलतियां हो सके, कम से कम कमियां देखने को मिल सके। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज बन गया होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, मतलब सरकार एक सबसे बड़ा क्षेत्र होगा जिसमें, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा वो एक सशक्त क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति लोकतंत्र का भी स्थान होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चलो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस ये कर सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली के प्रकार क्या रहे भारत के अंदर। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाए, पहला काम,
ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के जो आप 12th क्लास जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, तो आप पढ़ोगे इकोनॉमी सेक्टर के अंदर 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी। तो पहली प्रॉब्लम होगी क्या उत्पादन किया जाए या किन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन किया जाए। फिर सेकंड है वस्तु सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, ठीक है, या और इसमें क्या मानव श्रम का अधिक प्रयोग किया जाए या फिर हम पूंजी का अधिक प्रयोग करें, मतलब मशीनों का अधिक प्रयोग करें। सेकंड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम ये हो गई कि वस्तुओं सेवाओं का जो उपयोग जो उत्पादन किया जा रहा है उसका वितरण किया जाना चाहिए, किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, अमीरों को ज्यादा दिया जाना चाहिए, गरीबों को ज्यादा दिया जाना चाहिए। ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले 3 बातें आपके सामने होती है। तो चलो थोड़ा बहुत डिस्कस इस पैराग्राफ में कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मांग और पूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी देश के अंदर कोई समस्या आती है अर्थशास्त्र के अंदर, तो निर्भर करता है बाजार की मांग और पूर्ति, ठीक है ना। ये दोनों शक्तियां हैं जो मार्केट को चलाने का काम करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका जैसा डेवलप जो कंट्रीज है उसने इसी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर सोशलिज्म को नहीं अपनाया जाता, सिर्फ यहाँ पर उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा जिनमें बाजार में उनकी मांग ज्यादा होगी। इसमें वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सुलभ, ठीक है, तरीके से बेचा जा सके। यदि कारों की मांग, एग्जाम्पल दिया है उसने, यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा और साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा, ठीक है ना। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, अगर श्रम मशीनों की अपेक्षा सस्ता है तो हम अधिक श्रम के लोगों को विधियों का प्रयोग करेंगे, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो मशीनों का ज्यादा प्रयोग करेंगे। ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। और यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न जो प्रयोग है, व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। मतलब जो बांटना है वो कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार, मतलब कहने का कंप्लीट रूप से हम बोल सकते हैं कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं खरीदने के लिए जेब में रुपया होना चाहिए, कम कीमत पर भी गरीबों के लिए घर आवश्यक होता है, किंतु इनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर सोशलिज्म इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं होती है, परिणामस्वरूप इस वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं की थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोशलिज्म इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा आगे रखा है। समाजवादी समाज इन 3 प्रश्नों को उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार की ही नहीं निर्णय लेती, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार ये जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या होना चाहिए, इसलिए लोगों को व्यक्ति इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाएगा। सिद्धांत यह भी कहता है कि समाजवाद वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता। मतलब जो लोगों को वास्तव में चीजों की आवश्यकता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ये पूंजीवादी कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि वास्तव में लोगों की जो निःशुल्क जो चीजें दी जा सके, या कैसे उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकता उनको पूरा किया जा सके, तो हमें उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा किया जाना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सब पूरा के पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। एग्जाम्पल चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना, चीन और क्यूबा दोनों ऐसे कंट्री हैं जो सोशलिज्म इकोनॉमी को अपनाकर क्या कर रहे हैं, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं। बात करते हैं, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब आपको यह समझना जरूरी होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों एक साथ मिलकर काम करती है। उस अर्थव्यवस्था को मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानता हूं, जिसमें क्या उत्पादन किया जाए। पहला काम मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूं, ये सबसे पहला काम होता है क्या उत्पादन। सेंट्रल प्रॉब्लम है ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार उसका वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करता है
जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है। ठीक है, चाहे सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में क्या रहता है, विफल रहता है। समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ है कि सरकार उन वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देती है जो बाजार में काफी कॉस्टली मिलती है, महंगी मिलती है, जो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए उन वस्तुओं को सरकार आसानी से उपलब्ध कराती है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको आज थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है मैं बात करूंगा यहाँ पर फिर आपके लिए योजनाएं क्या होती हैं, और योजनाओं के बाद मैं बात करूंगा पंचवर्षीय योजनाओं की, जो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।